से 4 दिनों से मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहा हूँ और मैं हर दिन ये देख रहा हूँ कि लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है, चाहे वो पटवार ऑफिस में देखिए, सियासी सेंटरों में देखिए, मार्केट्स में देखिए, हर इंसान जो है फाइलें उठाकर जो है घूम रहा है। ठीक है, सुबह निकलता है और शाम को घर पहुँचता है अपनी एलिजिबिलिटी इकट्ठी करने में। ठीक है, तो ये जो काम कर रहे हैं लोग, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑर्डर की तरफ से जो भी आया है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों के अंदर। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, ये उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको सिंपल सा है, एक इसमें प्रोविज़न है। यूनियन कैबिनेट ने अगस्त में जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये 5 साल के उन्होंने एक्सटेंड किया। ठीक है, 5 साल एक्सटेंड किया, यानी कि 2028-29 तक ये है। लोगों को घर जो है फिर से जो है उनको अलॉट करेंगे, जो है रह चुके हैं, पेंडिंग है या वेटिंग लिस्ट में है, या SCCC जो सेंसस है 2011 उसमें जो एलिजिबल फॉल करते हैं और आवास प्लस 2018 सर्वे में जो फॉल करते हैं, उनके लिए जो है ये की योजना जो है 5 साल के लिए एक्सटेंड की है। इसमें सिंपल सा क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, उसमें ये भी बताया हुआ है कि इसमें एक्सक्लूजन किन किन का है, किन किन लोगों को इस बेनिफिट से जो है बाहर रखा जाएगा और किन किन लोगों को जो है इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें इतना सोचना समझने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है खामखा दरबदर हो रहे हैं। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके एक बार जो है थोड़ा आपको भी समझना चाहिए। समझना इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आना, ठीक है, अप डाउन करना, जेब से खर्चा करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें सिंपल सा है, लोगों को पहले इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसमें जो अमाउंट सेंक्शन हो रहा है वो 1,30,000 रुपये का अमाउंट सेंक्शन हो रहा है, जिसमें 2% अगर हम मान ले एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हम बोलेंगे तो वो काट सकते हैं। अदरवाइज 1,30,000 जो है हिली एरियाज में जो है सेंक्शन हो रहा है। 12,000 रुपये इसमें जो है सेंक्शन हो रहा है बाथरूम के लिए, और उसमें लगभग मनरेगा के तहत जो 90 से 95 दिन का रोजगार है, उसी जो बेनिफिशियरी है वो अपने घर में जो है काम कर सकता है 90 से 95 दिन में, वो भी लगभग 18,000 के करीब बनता है। तो कुल मिला के 1,60,000 रुपये जो है एक गरीब इंसान को जो मिलेगा। लेकिन वो गरीब इंसान जो है वो फाइंड आउट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। आप लोगों ने ऑर्डर इस तरह से निकाला है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हर घर को 5-5 घर मिलने चाहिए, हर एक हाउस होल्ड को जो है 6-6 घर मिलने चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि चूल्हा रिपोर्ट पे हम जो है ये कर देंगे, ठीक है, फिर तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। टारगेट है 2 करोड़ घरों का, और 2 करोड़ घर हमारे जम्मू कश्मीर में थोड़ी देने हैं, पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ घर का टारगेट रखा हुआ है। तो ये इन लोगों को समझना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता निकालिए ताकि लोगों को भी जो है उसका बेनिफिट मिल सके। और मैं खास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग हमारे ऑफिसर्स हैं, आप लोग यहाँ पर सर्व करने आए हैं, आप लोग हमारा सर का ताज हो, ठीक है, हम आपको अपने सर पे बिठाएंगे, आपकी खिदमत भी करेंगे, लेकिन गरीब को जो है दरबदर मत करो। ठीक है, आप लोगों को उनको एक बार जो है उनका काम जो है ह्यूमैनिटी बेस्ड पे आपको काम करना पड़ेगा, उनको भगाओ मत। आपको एलिजिबिलिटी फाइंड करनी है तो मुझे लगता है डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक टीम ऐसी बनाई जाए, हर तहसील लेवल पे टीम बनाई जाए, जो घर घर जाकर एलिजिबिलिटी फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राम सभा इसमें इंक्लूड होगी, GRS इसमें इंक्लूड होंगे, पंचायत सेक्रेटरी इसमें इंक्लूड होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक जो जिसको ज़रूरत है घर की, एक आम इंसान भी एक इलाके का वो भी बता देगा कि भाई उसको नीडफुल है। तो ये ऐसा मत करिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको प्रायोरिटी पे रखिए। अदरवाइज एलिजिबिलिटी मुझे लगता है बनाया गया है, दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम। आप अगर मुझे कहेंगे एलिजिबिलिटी बनाने के लिए तो मैं भी तो एलिजिबिलिटी बना के आ जाऊंगा कल को। मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, मैं भी तो बेरोजगार हूं, मैं भी इनकम सर्टिफिकेट बना के आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे चूल्हा रिपोर्ट लानी हो, मैं भी लेके आ जाऊंगा। तो एलिजिबिलिटी जो आपने बताई गई है, इस बेस पे अगर आप घर देंगे तो ये पिछले जैसे पहले हुआ है, पिछले 10 सालों में जो घर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो हमें भी पता है कि उसमें कितना गफला हुआ है। तो वैसे ही जो नॉन डिजर्विंग है उनको आप फिर से अलॉट कर देंगे, और जो डिजर्विंग है वो बेचारा एलिजिबिलिटी इकट्ठी करने आ ही नहीं पाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों की बेचारों की गलती नहीं। मेरा अगर मैं मानना है ये है कि इसमें सरकार को इस तरह से करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑर्डर निकालना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर निकालना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए तहसील लेवल पे, जिसका काम ही हो टू फाइंड आउट द डिजर्विंग हाउस होल्ड्स। जो डिजर्विंग हाउस होल्ड है उसको फाइंड आउट करो और अब उनकी कार्रवाई करिए। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसको इतना उलझाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर एलिजिबिलिटी इकट्ठी करेंगे तो वो तो रश पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बोलेंगे चूल्हा रिपोर्ट पे भी हम घर दे देंगे, वो तो एक घर से 5-5 घर आप अलॉट करेंगे, तो फिर वो तो मुझे लगता है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये सरासर जो है एक मुझे लगता है इसमें जो डिजर्विंग है उन लोगों को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। उसमें आप देखेंगे यूनियन कैबिनेट का जो ऑर्डर है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो कुछ 3-4 प्रायोरिटीज रखी हुई है कि इस प्रायोरिटी के लोगों को घर जो है पहले देना चाहिए।
जो है प्रायोरिटी में रखना चाहिए। फिर भी अगर हम एलिजिबिलिटी इकट्ठी करेंगे तो फिर मुझे लगता नहीं है कि ये जो टारगेट है हमारे प्रधानमंत्री जी का वो पूरा हो पाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है, जिनके सर पे छत नहीं है। उनके सर पे छत लगाने के लिए ये स्कीम निकाली है, ना कि ये स्कीम जो है फ्री में बांटनी चाहिए कि घर से 4-4, 5-5 लोगों को अगर हम घर ऐसे दे देंगे तो जो बेचारा गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। सर मसले इस तरह के कई मसले हैं हमारे, तहसील की बात करो या ज़िला की बात करो या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो। हाल ही में अगर बात करें तो मैं अभी एक्सेंट JPDSL से भी मुलाकात की है मैंने, ठीक है, PMGSY के आला अधिकारियों से भी बात की है। तो जो बिजली का मसला है वो मसला ये है कि अभी मैंने उनसे ये भी बात की थी, फिलहाल तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो अनइलेक्ट्रीफाइड है, जहाँ बिजली है ही नहीं। तो प्रायोरिटी पे जो मैंने उनको कहा है, जो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जो अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया है पहले उनको इलेक्ट्रीफाई करो। रही बात वोल्टेज की या जो बिजली का कट है, इस पे जो है ज़रूर हम JPDSL जो एक्शन है, जो सब डिवीजन AW है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम एक शेड्यूल जो है, फिक्स शेड्यूल जो है रखा जाए, ताकि इंसान को पता हो कि इतने बजे मेरे इतने घंटे का लाइट कट है, उस घंटे में 2-3 घंटे का कट जो है उसको पता हो कि भाई कट हो। आप ऐसा नहीं करिए कि अपनी मर्जी से जब मन करता है तब कट कर देते हो, जब ज़रूरत होती है इंसान को तब हो नहीं पाती है, ठीक है। रात को जो है आप बिजली का कट नहीं करते हो, आप रात को कट कर दीजिए, ठीक है, सोने के टाइम करिए, 10-11 बजे कट कर दीजिए, सुबह आप जो है लाइट दे दीजिए, दोपहर को लाइट दे दीजिए, ताकि लोग जो है उनको सहूलियत मिल सके, वो अपनी जो है परेशानी उनको जो है बिजली पैसे ना रहे। दूसरा जो एक रोड का मसला भी था यहाँ पर उखलाल सीनामती रोड में, जो मैंने उठाया था, उसमें काफ़ी हमें सबको पता है, बच्चे को पता है, काफ़ी करप्शन जो है उसमें हमें देखने को मिली है उस रोड में। तो मैंने बताया भी था कि हम पिछली बातों पे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो प्रेजेंट में है, जो मेंटेनेंस का काम है, वो तो जो है PMGSY द्वारा करना चाहिए। तो फ़ौरन तौर पे मैंने इसमें JE साहब से रिपोर्ट ली है। उनका कहना है कि जो इसमें कंसर्न्ड जो ठेकेदार है वो जो है इसमें काम नहीं कर रहा। अगर काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास ठेकेदारों की कमी नहीं है, ठीक है, हम ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करके नए ठेकेदार को हम अलॉट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 12,45,000 रुपये जो है मेंटेनेंस है, एनुअल मेंटेनेंस, जो कि 2024 में होनी थी, अभी तक मेंटेनेंस हमें देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा हमने इसकी पेमेंट हमने वो नहीं की है, रिलीज़ नहीं की है, 1,62,000 हमने रिलीज़ की है। मुझे तो लगता है 1,62,000 भी जो है वो भी जस्टिफाई नहीं होता इस रोड की मेंटेनेंस में। तो हम आने वाले दिनों में चीफ इंजीनियर साहब से मेरी मुलाकात होनी है, अपॉइंटमेंट हमने ली हुई है, उनसे मिलेंगे तो ये सारे मसले जो है 1 बाय 1 करके हम उनसे डिस्कस करेंगे और ज़रूर जो है जल्द से जल्द। ये है कि इसमें फिलहाल तो जो टेंडरिंग का सिस्टम है, ये सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। इसमें भी हम लोगों को जो है बहुत से आप देखेंगे टेंडरिंग भी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है आज की डेट में, ठीक है। कभी कोई सिफारिश वाला टेंडर जो है उठा लेता है, कभी किसी का पर्सनल जो बेनिफिट है उसमें वैसे टेंडर उठा लेते हैं, तो वो सब जो है इसमें नहीं, एकदम परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। जैसे आए दिन हमने देखा अभी मारोग टनल में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे भी जो लेबर है उनका भी काफ़ी बहुत बड़ा मसला है। तो ये मसले जो है बैठ के सुलझते हैं। ये अगर हम इन मसलों पे अगर राजनीति होगी तो ये मसले कभी नहीं हल होंगे। मुझे लगता है कुछ मसले ऐसे होते हैं जहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें इंसानियत देखनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से और सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, तहसील से, कि एटलीस्ट आप प्रायोरिटी, मैं नहीं कहूँगा कि आप प्रायोरिटी दीजिए पब्लिक का पैसा आप क्या हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे। 1,80,000 समथिंग जो है मेंटेनेंस के लिए आया है, 5 साल की मेंटेनेंस जो है इस रोड की है, जिसमें से 1 साल हमारा निकल गया विदाउट मेंटेनेंस। अब हम चीफ इंजीनियर साहब से ये पूछेंगे कि जो 12,45,000 में से जो मेंटेनेंस का जो ये इस बार मेंटेनेंस नहीं हुई, क्या ये छठे साल में एक्सटेंड होगा या 12,45,000 लैप्स होगा? ये हम सवाल पूछेंगे चीफ इंजीनियर साहब से। उनसे मुलाकात करने के बाद ही हम इसमें बताएंगे कि आगे क्या होगा। और JE साहब से मुझे यही रिपोर्ट मिली है कि मार्च के महीने में जो है वो इस पे मेंटेनेंस का काम करेंगे, क्योंकि अभी जो है अगले साल तक। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा है कि मार्च से पहले। तो मेरा मानना ये है कि मार्च से पहले भी जो है टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना अभी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सरासर गुमराह करने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी हम आला अधिकारियों से फिर भी अभी रिक्वेस्ट ही करेंगे। अभी हम कोई उनकी तरफ एक कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि गरीबों को जो है भगाइए मत, उनको जो है प्रायोरिटी पे रखिए, और खास तौर पे ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी पे रखिए। जब इंसानियत प्रायोरिटी पे रहेगी तो सबके काम अपने आप होंगे। ओके, थैंक यू।